कड़कती बारिश के बिजलियां और बूंदों के बीच लीवा की सौतेली माँ ने पत्थर दिल होकर उसे घर से बाहर निकाल दिया था। सौतेली माँ के गोद लिए बेटे ने उस पर चोरी का इल्जाम लगाया था ताकि लीवा उसके और करीब आ जाए, लेकिन अब वो भीगती पलकों और कांपते होठों के साथ दरवाजे पर खड़ी भीतर आने की भीख मांगती रही। तभी आसमान को चीरती बिजली की एक भीषण कड़क ने उसके भीतर तक भूचाल मचा दिया और उसी क्षण अंधेरे को चीरती हुई सामने से आई एक गाड़ी उससे आ टकराई। जमीन पर गिरी लीवा ये समझ ही नहीं पाई कि यह हादसा नहीं बल्कि किस्मत की एक खौफनाक चाल थी, क्योंकि जिस गाड़ी से वह टकराई थी उसका मालिक उसके पिता का बरसों पुराना दुश्मन था। उसकी निगाहों में बदले की जमी हुई परछाइयां थीं, लेकिन बारिश में भीगी लीवा को देखते ही उसके दिल में कोई अनकहा तूफान मचल उठा। वह उसे किडनैप कर अपने पुराने जख्मों का हिसाब चुकाना चाहता था। पर उसी पल उसकी मासूम बेबसी, कांपती सांसें, आंखों में तैरता डर उसे अजीब सी कशिश में बांध रहा था। दुश्मनी और आकर्षण के बीच उलझा हुआ वो पल रहस्य रोमांच से भरी एक ऐसी कहानी की शुरुआत हो चुकी थी जहां हर धड़कन खतरे की लपेट में थी, हर नजर में एक अनकहा वादा छुपा हुआ था। वह एक बार फिर गिड़गिड़ाकर रो पड़ी थी। उसके जिस्म में ठंडक उतरने लगी थी। आसमान से बराबर बरसती बारिश की बूंदों ने सुइयों की तरह उसके जिस्म में करंट दौड़ा दिया था। ये तूफान उसकी जिंदगी में आज पहली बार नहीं आया था। इस तूफान ने उसे हमेशा ही बर्बाद किया था। खराब मौसम, मूसलाधार बरसती बारिश और बार बार कड़कने वाली बिजली ने लीवा को अपने अंदर सहने पर मजबूर कर दिया था। दरवाजा पीट पीट कर वह बैठ चुकी थी। अब तो वह बिल्कुल ही मायूस होने लगी थी। चेहरे पर बिखरते आंसू बारिश के पानी में घुल रहे थे। उसकी बड़ी बड़ी खूबसूरत आंखों में परेशानी, दुख, क्या कुछ नहीं था। अपने कांपते जिस्म को समेटे वह पलटी थी। क्या करूं, कहाँ जाऊं? चाची ने दरवाजा नहीं खोला। वह जानती थी कि उसकी चाची अहिल्या देवी ऐसे ही थी, सख्त दिल, और दुनिया की कोई चीज़ उनके दिल को मोम नहीं कर सकती थी, खासकर लीवा के बारे में। उसने बेबसी से अपनी पलकें मींच ली। बिजली एक बार फिर कड़की। गेट के सामने एक पल के लिए रोशनी हुई। बेकाबू होकर वह डर से 2 कदम पीछे हटी। वह रात के उस सन्नाटे में शहर में कहाँ जाती? अभी तो बारिश हो रही थी। कोई अपने घर के बाहर नहीं निकलेगा। अगर कोई गलत इरादे वाला आदमी आ गया तो वह बेकाबू डर में पड़ गई थी। दरवाजे के उस पार कोई नहीं था। गार्ड भी न जाने कहाँ जाकर सो गया था। उसके इतने बार दरवाजा पीटने पर भी वह दरवाजा खोलने नहीं आया था। शायद उसे अहिल्या देवी से अच्छी खासी डांट मिली होगी। वह अपने टुकड़ों पर पालती उसे, वह तो उसी का ही सुनता ना। अपने जेठ की औलाद को बर्दाश्त करने से वह बहुत घबराती थी। अचानक ही अंदर से पैरों को घसीट कर चलने की आवाज़ आ रही थी। शायद उसको मेरी चीख पुकार सुनकर तरस आ गया था। एक बार फिर वह पूरी ताकत से दरवाज़ा पीटने लगी थी। खटखट की आवाज़ से छोटा गेट खुला और चौकीदार ने अपना सिर बाहर निकाला। वह नींद खराब होने पर बुरी तरह से गुस्से में था। लीवा की हैसियत इस घर में क्या थी, इस बात से वह खूब जानता था। भगवान के लिए गार्ड अंकल, मुझे अंदर आने दो। बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बारिश है। मैं रात के इस पहर अकेली बाहर नहीं खड़ी हो सकती। आप प्लीज़ कुछ तो मदद करें। और वह एकदम बिलक बिलक कर रोने लगी। चौकीदार ने एक अजीब सी निगाह उस पर डाली। अहिल्या मैडम ने कहा है कि तुम्हें अंदर नहीं आने देना। अब तुम यहाँ खड़ी होकर शोर मचाना बंद कर दो और जहाँ दिल करता है वहाँ चली जाओ। ये तो तुम्हें चोरी करने से पहले 100 बार सोच लेना चाहिए था ना। सुबह से पहले ये दरवाज़ा नहीं खुलेगा। चौकीदार ने ऐसे ही गुस्से में उसे जवाब देते हुए खटाक से दरवाज़ा बंद कर दिया था। दरवाजे के बाहर लीवा का दिल डर से धड़क रहा था। और उस घर का नौकर तो अहिल्या देवी से तनख्वाह लेता था, उसी का वफादार था। उसे भला लीवा से हमदर्दी करके क्या लेना देना था। अब तो लीवा की टांगों से जान निकलने लगी थी। मौसम की सख्ती अब अपना असर दिखा रही थी। उसे यूं महसूस हुआ जैसे ज़मीन और आसमान उसके सामने घूमने लगे हों। बराबर बरसती तबातोड़ बारिश में कोई कमी नहीं रह गई थी। लीवा ने बेबसी से अपनी आंखों में आए आंसू साफ किए। मैंने चोरी नहीं की, आज एक और इल्ज़ाम लग गया मुझ पर। चाची ने एक बार भी नहीं सोचा कि भला मैं चोरी कैसे कर सकती हूँ। बेबसी से सोचती वह पलटी थी। उसका गोरा रंग, उसके कपड़े बारिश से उसके जिस्म में चिपक गए थे। लंबे लंबे बाल गर्दन पर बिखरे हुए थे।
डर के मारे उसकी रंगत बेहद सफ़ेद पड़ गई थी। आज जो भी कुछ हुआ था, उसकी चाची की लड़की माया ने अपनी माँ के अलमारी से पैसे चुराए थे। इल्ज़ाम मुझ पर लगा दिया। मेरी चाची ने भी ये सब जानना ज़रूरी नहीं समझा। उन्हें पता था कि बेटी के मुकाबले में मुझ पर इल्ज़ाम रखना ज़्यादा आसान है। उसके होठों पर एक फीकी सी मुस्कुराहट बिखर गई थी। बेबसी में उठकर आसमान की तरफ देखने लगी, जैसे वह अपने मर जाने वाले माँ बाप से शिकायत कर रही हो। मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। लड़खड़ाते कदमों से वह गली पार करने लगी थी। न जाने वह कितनी देर चलती रही, शायद आधा घंटा या 15-20 मिनट। लीवा को लगा वह कई सदियों तक किसी मंजिल पर पहुँचने की कोशिश कर रही हो। हर छोटी सी आहट पर वह बुरी तरह से चौंक जाती थी, मगर अब उसकी बर्दाश्त जवाब दे रही थी। शायद यही वजह थी कि सामने से आती तेज लाइट को वह देख न सकी। गाड़ी चलाने वाला भी शायद बारिश के थपेड़ों से परेशान था, इसलिए सामने से आती बारिश में भीगती जिस्म को वह देख नहीं सका था। यूं भी उसे कैसे अंदाजा हो सकता था कि रात के इस पहर एक 18 साल की लड़की अपने घर वालों के जुल्म से सताई हुई है, अपने लिए ठिकाना तलाश कर रही होगी। एकदम गाड़ी के सामने आई तो फ्रंट सीट पर बैठे अंश की काली आंखों में आश्चर्य फैल गया। तेज जलती हुई गाड़ी की रोशनी में उसका साया देखते ही उसने बेकाबू होकर ब्रेक लगाए। तेज चलती रफ्तार के साथ गाड़ी एकदम से रुक चुकी थी। गाड़ी ने लीवा को कमजोर पड़ते जिस्म को धक्का दिया था। वह उछलकर रोड के दूसरी तरफ जा गिरी थी और अपने होश खो बैठी थी। गाड़ी की टक्कर ने उसके रहे सहे होश भी छीन लिए थे। वह आंखें मूंदे अंधेरे में खुद को डूबता हुआ महसूस कर रही थी। जिस वक्त गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर अंश बेकाबू बाहर निकला, तेज बरसती बौछार ने उसे पल में ही भिगो दिया था। मगर वह ऐसे मौसम से घबराने वाला नहीं था। जैकेट की जिप बंद करते हुए तेज कदमों से चलता हुआ वह उसे बेहोशी की हालत में देखकर पास आया। कौन है ये? रात के इस पहर ये लड़की बाहर क्या कर रही है? वह परेशान हो उठा था। हाथ में पहनी घड़ी पर उसने समय देखा। रात के 2 बज रहे थे। वह औंधे मुंह फर्श पर गिरी पड़ी थी। माथे से खून बह रहा था। बारिश के साथ पथरीली जमीन पर गिरी पड़ी थी। अंश ने बेकाबू होकर उसको कंधे से पकड़कर सीधा किया और एक पल के लिए वो बिल्कुल ही हैरान रह गया था। ये चेहरा, ये नैन नक्श जाना पहचाना था। ये लीवा रणवीर अंकल की भतीजी है, रणवीर अंकल के छोटे भाई की बेटी। वह बेकाबू लड़खड़ाकर उठा। किस्मत इतनी जल्दी भी मेहरबान होती है, कोई दुआ इतनी जल्दी भी स्वीकार हो जाती है। अंश को विश्वास न हुआ। उसके हाथों में वह लड़की थी जिसके जरिए वो बाजी पलट सकता था, शतरंज के मोहरे बदल सकता था, अपने पुराने जख्म, अपने पुराने दुश्मन रणवीर से बदला ले सकता था। उसके घर की एक औरत उसके कब्जे में थी। अंश के चेहरे पर बेकाबू फैली हुई मुस्कान से उसकी पुरानी दुश्मनी ताज़ा हो उठी थी। धीरे से झुककर उसने लीवा की सांस चेक की। वो बेहद धीरे चल रही थी। ये जिंदा है। हे भगवान, आपकी कृपा है, इसकी सांस तो चल रही है। अंश के होठों से आवाज़ आई थी। अब तो गए रणवीर, अब पुराने बदले चुकाने में आसानी होगी। मुझे अंदाज़ा है कि तुम अपने घर की इज्जत के मामले में किसी तरह की कोताही नहीं करोगे और अब तुम्हारी इज्जत मेरे कब्जे में है। धीरे धीरे उसने ज़मीन पर बेहोश पड़ी रणवीर की भतीजी लीवा को अपनी बाहों में उठा लिया था। सर्द मौसम में अपनी बाहों में मौजूद उस बेहोश लड़की का हुस्न उसे घायल करने लगा था। हर बार बिजली कड़कने पर उसे उसका चेहरा दिखाई देता था। अंश ने अपना सिर झटका और धीरे से उसे गाड़ी की पिछली सीट पर लेटाते हुए उसे याद आया, जब पहली बार उसने लीवा को रणवीर की कोठी में देखा था, तब कोठी में कोई शादी थी और वह लाल रंग का खूबसूरत कपड़ा पहने चुपचाप अपनी उंगलियां मसलते हुए अलग टेबल पर बैठी थी। तब भी वह एक वेटर का रूप धारण कर रणवीर पर नज़र रखे हुए था। शायद ये लड़की अलग थलग रहना पसंद करती थी, मगर अब तो उसे अपने चाचा के किए हुए कर्मों की सज़ा भुगतनी होगी। धाड़ से दरवाज़ा बंद करते हुए वह ड्राइविंग सीट पर बैठा था। वह चेहरा जहाँ कुछ पलों पहले तक कोई असर नहीं था, अब वहाँ एक खतरनाक सी मुस्कुराहट उभर रही थी। वह खेल में उतरने वाला शतरंज का खिलाड़ी था और जीत जरूर उसी की होनी थी, क्योंकि उसके पास खेल का सबसे नाजुक मोहरा था। उसने पलटकर एक निगाह उस बेहोश लीवा के जिस्म पर डाली, जिसके होंठ नीले पड़ रहे थे। हाँ, मगर उससे पहले मुझे इसे ज़िंदा रखने की कोशिश करनी है। कहीं ऐसा ना हो कि ये मर ही जाए। ये लड़की रात को घर से बाहर क्या कर रही थी?
शायद किसी के साथ घर से भागने के लिए निकली हो। इस उम्र की लड़कियां बेवकूफ़ भी तो बहुत ज़्यादा होती हैं। गाड़ी स्टार्ट करते हुए अपनी ही सोचों में उलझा हुआ था और पिछली सीट पर होश हवास से बेगाना पड़ी लीवा नहीं जानती थी कि उसकी ज़िंदगी अब किस मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि अपनी इस कामयाबी के मोहरे को लेकर वह कहाँ जाए। अंश की काली आंखों में बेचैनी के साथ साथ अब उलझन भी बढ़ रही थी। वह उसे अपने घर नहीं ले जा सकता था। उसे पता था उर्मिला देवी उस लड़की को देखते ही भूल जाएंगी वह उनका बेटा है, और फिलहाल वह अपनी इस हरकतों के लिए उनसे किसी भी तरह की अच्छाई की उम्मीद नहीं कर सकता था। पहले ही बहुत अच्छाइयाँ करके उन्होंने सबको अपना दुश्मन बना लिया था। यही वजह थी कि वह 28 साल का होने के बावजूद सिर्फ दुश्मनियाँ ही निभा रहा था। अभी तक उसे अपना घर बसाने का मौका नहीं मिला था, मगर अब मैं इस दुश्मनी को उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा कर ही छोड़ूंगा। मेरी माँ की आंखों में आए हुए आंसुओं का सारा हिसाब अब रणबीर को देना ही होगा। ये सोचते हुए आखिरकार उसने अपनी गाड़ी का मुंह फार्म हाउस की तरफ मोड़ लिया था। यही वो जगह थी जहाँ उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता था। वहाँ वह सुरक्षित था। अपने उसी इरादे के साथ गाड़ी फार्म हाउस के सामने रोकी तो वफादार चौकीदार ने जल्दी से आकर दरवाज़ा खोल दिया। साहब जी, ये कौन है? चौकीदार ने हैरानी से पूछा तो अंश ने एक ठंडी निगाह से चौकीदार को देखा। वह समझ गया ये साहब का पर्सनल मामला है, उसे अपनी राय नहीं देनी चाहिए। वह चुपचाप आगे बढ़कर बेहोश लीवा के जिस्म को गाड़ी से निकालने की कोशिश करने लगा। अंदर के तरफ जाते अंश ने पलटकर ये मंजर देखा। न जाने क्यों उसे अजीब सी बेचैनी हो रही थी। तुम पीछे हट जाओ, मैं खुद ही निकाल लेता हूँ। वह आगे बढ़ा। बूढ़े चौकीदार को पीछे हटते देख उसने धीरे से लीवा के जिस्म को गाड़ी से बाहर निकाला। उसके कपड़े पूरी तरह भीग चुके थे। वह अभी तक बेहोश थी। मेरे कमरे का दरवाज़ा खोलो जल्दी, हीटर ऑन करना, चौकीदार को समझाते हुए उसे निर्देश देते हुए वह तेज़ी से अंदर बढ़ता गया। बाहर बरसाती तूफानी बारिश में अब थोड़ी बहुत कमी आ गई थी, मगर माहौल में ठंड अब पहले से ज़्यादा बढ़ गई थी। उसे यूं ही बाजुओं में उठाए हुए वह फार्म हाउस के पिछले हिस्से को पार करता हुआ अपने कमरे की तरफ आ गया था। यहाँ मौजूद उसका बड़ा सा बेडरूम हमेशा ही तैयार करके रखा जाता था। चौकीदार वहाँ के नौकरों को पता था कि कब किस वक्त साहब आ जाएं। फिर नौकरों को उसके मूड को सहन करना उसके बस की बात नहीं थी। फिलहाल हमेशा ही उसका बेडरूम रेडी करके रखता था। अभी भी उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला तो अंश के माथे पर उलझन दिखाई दिए। क्या कोई और कमरा तैयार नहीं? एक ही कमरे में तो नहीं रह सकते ना, मैं और ये दोनों? चिढ़कर बोला तो चौकीदार ने अपना चेहरा झुका लिया। साहब जी, आपने अपने आने की खबर नहीं दी। बारिश की वजह से सारे नौकर छुट्टी पर हैं, इसलिए बाकी सारे कमरे की सफाई नहीं हुई। सिर्फ यही कमरा आज साफ किया गया था। चौकीदार की बात पर वह गुस्से के अंदाज में पलटा। चौकीदार का गुस्से से दिल चाहा वह एक बार फिर साहब और उस लड़की के बीच के रिश्ते के बारे में पूछे, मगर कुछ देर पहले वाली उसकी निगाह याद करके वह खड़ा रहा। अंश ने अंदर बढ़कर उसे बेड पर लिटा दिया था। एक हल्की सी चीख लीवा के होठों से निकली। प्लीज़ चाची, दरवाज़ा खोल दो, मुझे डर लग रहा है, वह टूटे शब्दों में बोली थी। कुछ अधूरे आवाज़ अंश के कानों से टकराए। वह गहरी सांस लेता हुआ पलटा। उसके कमरे में उस लड़की के साथ उसे रात बितानी थी। ये करना उसकी मजबूरी थी। उसे ये जंग जीतनी थी और जीतने के लिए वो फिलहाल किसी भी हद तक जा सकता था। चौकीदार को वापस भेजने के बाद उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक किया और पलटकर हीटर ऑन करने लगा था। कमरे में गर्मी फैली तो धीरे से लीवा के चेहरे की रंगत फिर से वापस लौटने लगी। नीले पड़े होंठ वापस अपने असली रूप में आए। अंश ने हैरान होकर उसे देखा। वो बेहद खूबसूरत थी, इतनी खूबसूरत कि कुछ पलों तक वो अपनी निगाह हटा नहीं सका। उसके कपड़ों से निगाह चुराते हुए वह पलटा। बाहर फैली रात और अंधेरे में फैली तन्हाई उसके जिस्म में करंट सा दौड़ा रही थी। मैं भी इस पल आम आदमी बनकर सोच रहा हूँ। जानता हूँ ये जवान और खूबसूरत लड़की है। इस वक्त मेरे और उसके बीच और कोई मौजूद नहीं है, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेरे दुश्मन के परिवार में से है, तो इसके साथ मैं कुछ भी कर सकता हूँ। लेकिन क्या मैं इतना गिरा हुआ हूँ कि अपने जीत के लिए मैं दूसरे ऐसी किसी भी राह चलती लड़की को अपनी मोहब्बत दे सकता हूँ? खुद पर काबू करते हुए वो पलटकर खिड़की के सामने आकर खड़ा हो गया था, मगर निगाह भटककर एक बार फिर लीवा के जिस्म पर जा ठहरी। इस तरह गीले कपड़ों में सो रही है,
सुबह तक बीमार हो जाएगी। मुझे इसके कपड़े बदल देने चाहिए। दिल मजबूत करके वह आगे बढ़ा। अलमारी से उसने अपने कपड़े निकाल लिए थे। ये ट्राउजर शर्ट उसके नाप की ही थी। जरूर लीवा को काफ़ी ढीली होती, मगर उसे उन गीले और चिपके हुए कपड़ों से छुटकारा मिल जाता। बेड पर कपड़े रखते हुए वह धीरे से उसके साथ बैठा था। अभी ये सोच रहा था, उसे उतारूं कैसे। लीवा की पीठ को देखकर वो बेकाबू झुंझुला उठा था। इतने भारी भरकम लंबे चौड़े कपड़े पता नहीं लड़कियां पहनती कैसे हैं। वह झुंझलाकर वापस उठ खड़ा हुआ था। सारी हमदर्दी हवा हो गई। उसे बेकाबू खुद पर गुस्सा आने लगा था। मरती है तो मरे, अच्छा है, एक दुश्मन ही कम होगा ना। मैं बिना वजह क्यों इतना पागल हो रहा हूँ। खुद को धिक्कारते हुए वो पलटकर खिड़की के पास रखी कुर्सी पर आकर बैठ गया। रात धीरे धीरे बीत रही थी। बाकी वक्त उसने नॉर्मल तरीके से कोशिश की थी बिताने की। वह पलटकर पीछे की तरफ ना देखे। न जाने कितना वक्त बीता जब उसे अपने पीछे हल्की सी कराह की आवाज़ सुनाई दी। रात अभी कुछ हद तक बाकी थी। अंश ने पलटकर देखा, वह जाग रही थी। जागते हुए हैरानी से उसके पास देखते हुए आया और वह ये जानने की कोशिश कर रही थी कि वह किस जगह पर है। मैं कहाँ हूँ, आप कौन हैं? अंश पर निगाह पड़ते ही उसका रंग बिल्कुल खतरनाक हद से ज़्यादा सफ़ेद पड़ गया था। वो बेकाबू बेड से उठकर खड़ी हुई। नज़र अपने कपड़ों तक गई। एक पल के लिए उसे तसल्ली हुई, मगर अगले ही पल उसका गला एक बार फिर सूखने लगा था। कौन हैं आप? मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मैं किस जगह पर हूँ? क्या चाची ने आपको भेजा था? वह मुश्किल से बोलते हुए दरवाजे की तरफ देखती, कभी अंश की तरफ देखती, जो गहरी निगाहों से उसके जिस्म का जायजा ले रहा था। आप मेरे फार्म हाउस में हैं मैडम, और मुझे किसी ने तुम्हारी गुलामी करने के लिए नहीं भेजा था। मैं तुम्हें खुद यहाँ पर लाया हूँ, अगवा करके। इस वक्त तुम मेरी कैदी हो। वह बड़े ही इत्मीनान से कहते हुए पैंट की जेब में हाथ डालता उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। लीवा की रंगत अब पीली पड़ गई थी। किडनैप? लेकिन क्यों? मुझे क्यों किडनैप किया आपने? वे कांपते होठों से बड़ी मुश्किल से बोल पाई थी। उसे याद आया, बरसाती बारिश में वह घर के बाहर बिल्कुल अकेली थी और बारिश से डरकर वह बारिश से छुपने की कोशिश कर रही थी। फिर चलने लगी थी। एक गाड़ी ने उसे टक्कर मारी थी। कहीं आप वही गाड़ी वाले तो नहीं? वो बुरी तरह से लड़खड़ा गई थी। उसे ज़्यादा जोर का चक्कर आया था। अंश ने अपने हाथ आगे बढ़ाए, मगर न जाने क्या सोचकर उसने अपने बढ़ाए हुए हाथों को वापस खींच लिया। जी हाँ, मैं वही हूँ, गाड़ी वाला। मेरा नाम अंश है। शायद तुमने अपनी उस बड़ी सी कोठी में मेरे नाम की पुकार अक्सर सुनी होगी। मेरी नहीं तो मेरे पिता का नाम तो जरूर सुना होगा। मैं वही हूँ जिसने तुम्हारे चाचा चाची की रातों की नींद हराम कर रखी है। बहुत ही हिसाब किताब बाकी है तुम्हारे चाचा चाची से मेरा। देखो किस्मत मुझ पर किस तरह मेहरबान हुई है। सारे हिसाब आज ही चुकता करने होंगे, और मुझे मौका भी मिल गया है। वह दिलचस्पी भरे अंदाज में कह रहा था। लीवा को पल भर को लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। एक नर्क से निकलकर दूसरे नर्क में आ फंसी थी। उसने बेकाबू होकर आंखों में आए आंसुओं के साथ दरवाजे का जायजा लिया। उसे पता था यही सब होगा। इतनी रात घर से बाहर रहने वाली लड़कियों के साथ यही सब होता है। काश चाची ने दरवाज़ा खोल दिया होता। पलकें झपकाकर उसने आंखों में आए आंसुओं को अपने अंदर पी लिया। अंश ने तिरछी नज़र से उस लड़की को देखा, जिसके चेहरे पर अजीब सी बेबसी उभर आई थी। आप मेरे साथ क्या करेंगे? प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे बदले आप मेरे चाचा चाची से पैसे निकलवा सकते हैं, तो ये आपकी भूल है। मेरे बदले वह 1 रुपया भी नहीं देंगे। किडनैप करने वाले बिना पैसों के कहाँ सुनते हैं। वह कांपती उंगलियां मसलते हुए बोली थी। अंश ने ठीक से उसे देखा। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें यहाँ किडनैप करके पैसों की मांग करूँगा? पैसों के बदले? उसकी आवाज़ में हैरानी उतर आई थी। उसे लगा सामने खड़ी 18 साल की लड़की उसकी बेइज्जती कर रही है। लीवा ने सिर उठाया। उसके बड़ी बड़ी आंखों में हैरानी थी। फिर आप मुझे यहाँ किस लिए लाए हैं? उसकी आवाज़ में डर उतर आया था। अंश के होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी। मतलब तुम्हें मेरी शक्ल से लगता है कि मैं कोई गरीब टाइप का बंदा हूँ जिसे पैसों की ज़रूरत है? ये फार्म हाउस मेरा है, और इस जैसे 2-4 फार्म हाउस भी मेरे हैं। इस शहर में फैले हुए 2 बड़े बिजनेस भी मेरे हैं। देखो मेरे कपड़े इम्पोर्टेंट है, मेरे जूते भी इम्पोर्टेंट है। मतलब तुम्हें मेरी शक्ल गरीब जैसी लग रही है? अंश को जैसे खुद पर ही हैरानी हो रही थी। लीवा यूं ही उसे आश्चर्य से देखती रही। यह आदमी कौन था और क्या चाहता था? वह कह रहा था कि उसने उसके बंगले में उसका नाम सुना होगा।
मगर उसने आज तक कभी अंश का नाम नहीं सुना था। वह इतनी इम्पोर्टेंट कब हो गई थी कि उसे बैठकर अपने घर में उसकी चर्चा की जाती। फिर मुझे यहाँ क्यों लाए हो, प्लीज़ बताइए। अगर आपको पैसे नहीं चाहिए, मुझे जाने दीजिए प्लीज़। सुबह होने से पहले मुझे घर वापस जाने दो। चाची सुबह दरवाज़ा खोल देंगी, मैं अंदर चली जाऊँगी। अगर मैं वापस नहीं गई तो वह पूरे परिवार में फैला देंगी। मैं घर से भाग गई हूँ। ये कहते हुए वो बेड को थाम कर धीरे से बैठ गई, जैसे हार मान चुकी हो। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। अंश ने उसे गौर से देखा। तुम वहाँ सड़कों पर रात में क्या कर रही थी? क्यों तुम्हारी चाची ने तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था? इस बार वह कुछ हैरानी से बोला था। लीवा ने चेहरा ऊपर उठाया। जी, उनकी अलमारी में से कुछ पैसे चोरी हो गए थे, जबकि मैं उस घर में मुफ्त में रहती हूँ। मेरे माँ बाप मर चुके हैं, तो उनकी बेटी ने मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि पैसे मैंने चुराए हैं, जबकि वो पैसे उनकी खुद की बेटी ने चुराए थे। मैंने खुद उसे देखा था। वह बहुत धीमी आवाज़ में बोली। अंश ने बेबसी से अपने सिर पर हाथ मारा। ये किसे उठा लाया हूँ मैं? दुखों की मारी कोई मजबूर आत्मा है, जो अपने साथ साथ मुझे भी रुला देगी। उसने झुंझलाहट भरी निगाह सामने बैठी उस लड़की पर डाली। अब उसे अपने भीगे जिस्म का एहसास हो रहा था। वह अपने दोनों बाजुओं को अपने आसपास लपेटकर खुद को छुपाने की कोशिश कर रही थी। तुम उनके घर में क्यों रहती हो? तुम्हारे माँ बाप की मृत्यु हो गई है, तुमने अभी बताया मुझे। याद आया, रणवीर के छोटे भाई राम प्रसाद की एक हादसे में मृत्यु हो गई थी। अंश की आवाज़ में हल्की सी अफसोस झलक आई थी। लीवा की आंखों में फिर से पानी भर आया। उसने मुंह मोड़ लिया। चाची का कहना है कि मरने से पहले पापा ने मुझे उनके सर पर थोप दिया है, इसलिए वो मेरा ख्याल रखने के लिए मुझे अपने घर ले आए थे। उसके शब्दों में गहरी करवाहट घुली हुई थी। अंश ने एक लंबी निगाह उस लड़की पर डाली। वह रात के उस पहर बरसाती बारिश में बाहर खड़ी थी। बिल्कुल अकेली थी। वह सच भी कह सकती थी और झूठ भी। न मालूम उसकी कहानी में कितना सच था, मगर उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे से अंदाजा हो रहा था कि वह झूठ नहीं कह रही थी। अंश गहरी सांस लेता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने अपने गले में एक नई मुसीबत मोल ले ली थी। अगर सच में ये लड़की उस घर वालों के लिए इतनी फालतू चीज़ थी, तो उसे यहाँ लाकर उसने गलती ही की थी। भला उसके बदले उस रणवीर से क्या निकलवा लेता? मगर वह भी भाग्य का कुल्हाड़ी था। इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं था। ओके, चलो ठीक है। अगर तुम्हारे घर वाले तुम पर इतना ही जुल्म करते हैं, तो फिर वापस जाने के लिए क्यों तड़प रही हो? बेड पर कुछ कपड़े पड़े हैं, चेंज कर लो। ये पसंद नहीं तो अलमारी में से कोई और निकाल लो। वैसे तो ये मेरा कमरा है, लेकिन इतनी तमीज़ है मुझ में कि यहाँ पर एक अनजान लड़की रेस्ट कर रही है तो मैं कहीं और ठहर जाता हूँ। सुबह हो रही है, फ़िलहाल तो मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दे सकता, क्योंकि अब मैं तुम्हें किडनैप कर चुका हूँ और इस वक्त तुम्हारी फैमिली को भी पता चल चुका होगा। मैं इस खेल के तौर तरीके बदल लूँगा। तुम बेशक उनके लिए ज़रूरी ना हो, मगर मेरे लिए तुमसे अपना मतलब निकलवा कर रहूँगा। वह गंभीर अंदाज में कहते हुए पलटकर कमरे से बाहर निकल गया था। लीवा एक झटके से उठी। भगवान के लिए मुझे यहाँ मत रखो, मुझे वापस जाना है प्लीज़। मैं आपसे कह चुकी हूँ, मेरे बदले आपको कुछ नहीं देंगे वे लोग। क्यों मुझे बदनाम करने पर तुले हुए हो? कौन हो आप? मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। वह एकदम उसके पीछे दरवाजे तक लपकी थी। अंश ने झट से दरवाज़ा बंद करते हुए पलटकर उसे देखा, जिसकी आंखों में डर और परेशानी थी। रिलैक्स करो, मैं तुम्हें यहाँ कुछ करने के लिए नहीं लाया हूँ। मुझे जो करना होगा मैं खुद ही कर लूँगा। अब तुम मेरे गले पड़ गई हो तो कुछ दिन यहाँ रुक जाओ। इतना अच्छा फार्म हाउस है, ज़रा घूम फिर कर देख लेना, एंजॉय कर लेना, लेकिन यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश मत करना। जानती हो, मैं जितना ठंडे मिजाज का आदमी हूँ उतना ही खतरनाक भी हूँ। दिमाग उलट जाता है मेरा अगर कोई लड़की मेरी बात ना माने। तुम्हारे चाचा के साथ मेरे पुराने हिसाब किताब चुकता करने हैं, और अब उसमें तुम मेरी मदद करोगी। बेशक तुम उनके लिए ज़रूरी ना हो, लेकिन इस्तेमाल कैसे करना है अंश को अच्छे तरीके से पता है। अब वापस अंदर जाओ, कपड़े बदल लो। गुस्से में कहते हुए उसने पलटकर दरवाज़ा लॉक कर दिया था। लीवा ने बेबसी से दाएं बाएं देखा। कमरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। एक बड़ी सी दीवार खड़ी थी, वह भी लॉक थी। सारी परीक्षाएं मेरे लिए ही क्यों? न जाने चाचा और चाची मेरे बारे में क्या सोचते होंगे। मुझे पता था मेरे साथ यही सब होगा। मेरी किस्मत ही बुरी है। दोनों हाथों में अपना सर थाम कर वह फूट फूट कर रोने लगी थी। उसका ख्याल बिल्कुल ठीक था।
रणवीर के शहर के वापस बंगले में वापस पहुंचते ही उसकी चाची ने बिल्कुल कोहराम मचा दिया। रात के अंधेरे में न जाने वह किसके साथ घर से भाग गई है। मैं तो पहले ही कहती थी तुम्हारे भाई की बेटी घर में रुकने लायक नहीं, मगर तुम्हें शौक था ना उस अनाथ को पालने का। देखो ना, वह अब हम सबका मुंह काला करके भाग गई है। तुम्हारी भतीजी। रणवीर के कानों में जैसे जहर घोल दिया गया था। वह गुस्से से भरी निगाहों से नौकरानी को देखते ही उस पर बरस पड़ा। किसी नौकरानी में इतनी हिम्मत न थी कि अहिल्या देवी की झूठ का पर्दाफाश कर सके। अपने नाखूनों पर नेल पॉलिश लगाती माया मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। कमाल है लीवा, ऐसा भी खेल खेल सकती है, मुझे तो अंदाजा ही नहीं था। अच्छा हुआ उस छिपकली से जान छूटी। हर वक्त उसे देखकर अजीब सा लगता था। जब वो इस घर में अपने गंदे इरादों से रहती थी, ये घर नाखुश था। लीवा जैसा जिस्म उनकी जिंदगी से गायब हो चुका था। सिर्फ रणवीर ही थे जिनका खून खोल रहा था। भतीजी की मोहब्बत में नहीं, बल्कि उसकी नफरत में। उसका बस नहीं चल रहा था लीवा कहीं सामने आ जाए और वह खुद अपने हाथों से उसकी जान ले ले। एक आदमी और भी था जिसे लीवा के हाथों से निकल जाने का बहुत पछतावा हो रहा था। ये उनका गोद लिया हुआ लड़का था जिसने लीवा की जिंदगी नर्क बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहले ही हाथ साफ कर लेता, न जाने किस चीज़ का इंतजार करता रहा। इतनी अच्छी भली लड़की मेरे हाथ से निकल गई। न जाने कौन सा भिखारी आदमी उसका हाथ पकड़ा होगा। सिगरेट होंठों पर दबाए वह बड़ी कड़वी नज़रों से सोचता जा रहा था और वह उन सारी बातों से बेखबर उस फार्म हाउस के कमरे में कैद दरवाजे के सहारे लगकर आंसू बहा रही थी। और अंश ने अपनी गाड़ी राम स्वरूप पैलेस के सामने रोकी तो एक पल के लिए उसकी आंखों में बहुत परेशानी सिमट आई थी। सिर झुकाते हुए गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर नीचे उतर आया। उसे पता था उर्मिला देवी बेताबी से उसका इंतज़ार कर रही होंगी। कहाँ थे तुम? कल रात भी सारा खाना ठंडा हो गया। तुमने कहा था तुम्हारे एक दोस्त की तबीयत खराब हो गई है, शहर जा रहा हूँ। फिर कोई खबर नहीं थी। उर्मिला देवी उसे देखते ही नाराज होकर बोली थी। अंश ने आगे बढ़कर माँ के गले में अपने बाजुओं को डाल लिया। वह उन्हें क्या बताता कि वह तो दोस्त तक पहुँचा ही नहीं था, बल्कि रास्ते में ही उसे एक दुश्मन मिल गया था जिसे वह उस वक्त फार्म हाउस में कैद करके आ रहा था। बस वापस आ गया। आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैं कहीं गुम हो जाऊंगा? वह शरारत से पूछ रहा था। उर्मिला देवी मुस्कुरा दी। शादी कर लो अंश, आखिर कब तक मुझे इंतज़ार करवाते रहोगे? अब तो 32 बरस के हो रहे हो। वह शादी के नाम से हमेशा की तरह उसके मुस्कुराते होठ मिनटों में सिकुड़ जाते थे। वह दूर हटकर टेबल पर रखे जग में से गिलास में पानी निकालने लगा। माँ, आपकी बात भी मान ली जाएगी, मगर इससे पहले बहुत ज़रूरी काम करने हैं मुझे। मैंने आपसे कहा था मैं इंतकाम की आग में जल रहा हूँ। मैं इंतकाम लिए बिना मैं अपना घर नहीं बसाऊंगा, अपनी खुशियों पर ज़िंदगी शुरू नहीं करूँगा। उसकी आवाज़ में एक इंतकाम का आग था। उसके शब्द सुलग रहे थे। उर्मिला ने गहरी सांस ली। तुम्हें कितनी बार समझाया मैंने कि तुम रणवीर से टक्कर मत लेना। वह बहुत खतरनाक आदमी है और उसकी बहुत दूर तक पहुंच है। तुम्हारे पिता राम स्वरूप ने भी तो यही किया था। वह अकेले थे, बेशक दौलत और ताकत उनके पास भी थी, मगर वह इस तरह बुरे इंसान नहीं थे। शायद यही वजह थी कि आज वह अग्नि के हवाले हो चुके हैं। मुझे तुम्हें देखकर बहुत डर लगता है और तुम्हारी आंखों में भी वही बहादुरी है। कहीं रणवीर तुम्हारे साथ भी वही सब ना कर दे। उन्होंने अपना दिल मसलते सीने पर हाथ रखा था। अंश मुड़ा तो उसकी काली आंखें चमक रही थी। वह ऐसा नहीं कर सकता मेरे साथ, क्योंकि मैंने इंतकाम लेने के लिए उसी का तरीका अपनाया है। रणवीर ने पापा को झूठे केस में फंसाकर बदनाम किया था और फिर उसने पापा को कार एक्सीडेंट में मरवा दिया था। मैं उन दिनों की एक एक बात नहीं भूल सका था। पापा के साथ ही था। मुझे अच्छी तरह से पता है, जब पापा कार ड्राइव कर रहे थे तो उन्हें रणवीर की कॉल आई थी। वह हंस रहा था, पापा से कह रहा था कि जो कुछ वह चाहता था उसने करवा लिया। विदेश में रणवीर को टक्कर देने वाले सिर्फ पापा ही थे और आखिरकार रणवीर ने पापा को भी रास्ते से हटा दिया। वह बात मैं कभी नहीं भूल सकता। पता नहीं उस हादसे में कैसे बच गया, मगर ये तो तय है जब तक रणवीर को उसके किए की सज़ा न चखा दूं, जिंदगी की कोई खुशी मेरे लिए मायने नहीं रखती। वह ठंडे अंदाज में कहता हुआ पलटकर सोफे पर बैठ गया। उर्मिला की आंखों में आंसू आने लगे। उन्होंने अपने पति को तो खो दिया था, मगर उस हादसे के बाद उन्होंने अपना बेटा भी खो दिया था। यह जिंदा दिल आंसू तो नहीं था जो बात बात पर ठहाके लगाता था। ये तो कोई और पत्थर दिल इंसान बन गया था जो मुस्कुराना भी भूल चुका था।
गहरी सांस लेते हुए वह पलटकर किचन में चली आई थी। वह जानती थी कि अंश को इस फैसले से बाज रखना उनके बस में नहीं था। अगर उसने बदला लेने की ठान ली तो वह बदला लेकर ही रहने वाला था। रणवीर की भतीजी गुम हुई थी, जरूर अखबार और मीडिया में तो हंगामा मच ही गया होगा। अब तक तो एक तमाशा लग जाना चाहिए था। इंतकाम के आग में जलते हुए अंश ने सामने दीवार पर लगा टीवी ऑन किया। काफ़ी देर तक वह चैनल बदलता रहा। खबरें, मौसम विभाग, हर चीज़ पर नज़र डालते हुए उसे हैरानी हो रही थी। कहीं भी रणवीर की भतीजी के गुम होने की कोई खबर नहीं थी। क्या वह उन सब के लिए इतनी फालतू चीज़ थी? अंश ने जेब से मोबाइल निकालकर कुछ नंबर डायल किए थे। वह अंदरूनी तौर पर जानकारी हासिल करना चाहता था, मगर उसका ख्याल यहाँ भी गलत साबित हुआ था। शहर भर में किसी थाने में उस लड़की के गुम होने की कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई गई थी। यूँ लगता था जैसे इस दुनिया में वह कुछ मायने ही नहीं रखती, जिसके खो जाने पर कोई परेशान नहीं हुआ। रणवीर और अंश के चेहरे पर हैरानी उभरने लगी। नामालूम क्यों उसके दिल में उस नाजुक सी लड़की के लिए अफसोस जाग रहा था। वह रिश्तों से उतनी ही दूर थी जितनी कि वह कल रात से गायब है, और अब दिन का उजाला फैल चुका है, फिर भी किसी को उसके गुम हो जाने की कोई खबर नहीं। उसे पछतावा सा होने लगा। वह नीली आंखों वाली मासूम सी परी उसकी निगाहों के सामने लहराई तो एकदम से बेचैन हो उठा था। जेब से मोबाइल निकालता उसने फार्म हाउस के चौकीदार का नंबर मिलाना चाहा, लेकिन इससे पहले ही उसका फ़ोन बजने लगा था। फ़ोन करने वाला फार्म हाउस का चौकीदार ही था। रणवीर ने फ़ोन कान से लगा लिया था। मुझे माफ़ कर दो, मगर वह लड़की भाग गई है। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन वह पूरे फार्म हाउस में कहीं भी दिखाई नहीं दे रही है। चौकीदार की घबराई आवाज़ पर वह बेकाबू अपनी जगह से उठ खड़ा हो गया। क्या कह रहे हो? कैसे भाग गई इतनी सिक्योरिटी के बीच में? और तुम क्या कहीं सो रहे थे जो वह नाजुक सी लड़की तुम सबको चकमा देकर वहां से भाग गई है? टेबल पर से चाबी उठाते हुए वह तेजी से बाहर निकला था। उसके माथे पर पसीना आने लगा था। कुछ पल में वह लड़की, जिससे पहले तक उसे हमदर्दी महसूस हो रही थी, अब उसके लिए खतरे की घंटी बनने वाली थी। अगर वह लड़की वहां से फरार होकर रणवीर तक पहुंच जाती तो उसे बता देती कि उसे किडनैप करने वाला कोई और नहीं बल्कि अंश था। उसकी पुरानी दुश्मनी अब एक नई तरह से घातक साबित होने वाली थी। वह हमेशा सतर्क रहकर शतरंज खेलने का आदी था। कोई भी सबूत दिए बिना अब वह उसकी इकलौती चश्मदीद गवाह बनने वाली थी। वह आज़ाद घूम रही थी। तेजी से गाड़ी निकालते हुए वह चौकीदार पर गुर्रा रहा था, लेकिन जो कुछ चौकीदार ने उसे बताया था, अंश उसे सुनकर बिल्कुल सुन रह गया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था ये सब कुछ करने वाली वही नाजुक सी लड़की थी जो कल रात फूट फूट कर रो रही थी। सर, वह लड़की कमरे से बाहर निकलकर मेरे पास आई। जब मैं फार्म हाउस के आंगन में गार्डनिंग कर रहा था, लड़की ने मुझसे कहा कि उसे पानी पीना है। अंदर कमरे के फ्रीज में पानी नहीं है। मैं हैरान होकर उठा और तभी उसने मेरी आंखों में कोई चीज़ स्प्रे कर दी। शायद कोई बॉडी स्प्रे या परफ्यूम था, जिससे मेरी आंखों में जलन होने लगी। मैं एक पल के लिए घबरा गया। उसी पल का फ़ायदा उठाकर वह खुले दरवाजे से बाहर की तरफ भाग गई। मैंने आपसे कहा था ना, तेज़ तूफ़ानी बारिश की वजह से कोई नौकर फार्म हाउस में मौजूद नहीं था। मैंने सबको फ़ोन करके बुला लिया था, मगर अभी तक कोई नहीं पहुंचा है। आंखों में थोड़ी जलन कम हुई। मैंने उसे ढूंढना शुरू किया। इतना ज़्यादा उजाला भी नहीं था। मैंने काफ़ी दूर तक उसे ढूंढा, मगर पता नहीं वह इतनी देर में कहाँ गायब हो गई थी। स्टीयरिंग व्हील पर हाथ मारते हुए अंश ने खुद को उस वक्त कोसा था जब उसने फार्म हाउस में उस लड़की को आज़ाद छोड़ने की बात की थी। अपने हमदर्दी की वजह से मजबूर होकर उसने कमरे का दरवाज़ा लॉक नहीं किया था, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन गई थी। लीवा ने उसे फार्म हाउस से बाहर निकलते सुख की सांस ली थी। अंधाधुंध पेड़ों के बीच में दौड़ते उसने कोशिश की थी वे सड़क पर न जाए। वैसे भी फार्म हाउस के सामने सड़क का कुछ ही हिस्सा पक्का था, उसके बाद तो कच्चे मिट्टी का रास्ता था। न जाने वह कितनी देर तक भागती रही। उसे अपने घर जाना था, अगर वह ज़्यादा करीब भी ना हो, मगर उसके अपने लोग तो मौजूद थे। कोई उसे अपने इंतकाम का निशाना बनाने के लिए नहीं बैठा था। वह उसके अपने रिश्तेदारों का घर था। लीवा जानती थी कि उसे वही जगह मिलेगी। भागते भागते उसके पैरों में छाले पड़ गए थे। उसने एक चालाकी की थी। फार्म हाउस से निकलने से पहले अपने कपड़े बदल लिए थे, इसलिए अब कोई उसे देखकर शक नहीं कर सकता था। रास्ते में उसने हिम्मत करके गाड़ी वाले से लिफ्ट ली थी। गाड़ी वाले के सवालों के जवाब में भी उसने
अपने होठों पर बिल्कुल चुप्पी साध रखी थी। न जाने वह क्या समझता था, शायद यही कि फार्म हाउस में रात कोई लाई जाने वाली लड़कियों में से एक बची होगी जो इस वक्त अपने घर वापस जाना चाहती हो। किस्मत अच्छी थी कि गाड़ी वाले ने लीवा को शहर में उतार दिया था जिस वक्त वह अपने चाची की उस बड़े से बंगले के सामने पहुंची। पेड़ों के बीच में लीवा वैसे ही छुपी रही जैसे कि वो कोई साया हो। कोई हलचल नहीं, कोई परेशानी नहीं। और लीवा के दिल को कुछ हुआ था। क्या किसी को इतना भी फर्क नहीं पड़ा कि मैं कल रात से उस घर से गायब थी? अब लीवा ने आसमान की तरफ निगाह उठाई। शाम एक बार फिर रात में बदलने की तैयारी कर रही थी। उसे घर से निकले काफ़ी घंटे बीत चुके थे। अब तक तो किसी को भी कोई फर्क तो पड़ना चाहिए था। दिल कड़ा करके वह आगे बढ़ी। बड़े बंगले के बाहर गेट पर उसे अपने चाचा नजर आए। वे अपने रूम गार्ड से बात कर रहे थे। लीवा का दिल कांप कर रह गया था। चाचा का गुस्सा एक तरफ, मगर फिलहाल वे अपने चाचा का सामना नहीं कर सकती थी। उसे पता था ये परिवार इज्जत के मामले में कितना सख्त दिल था। वह खड़े खड़े उसे गोली मार देते। ये तो शहर गए हुए थे। उन्हें तो पता भी नहीं था कि रात चाची ने उसे एक झूठे मूठे इल्जाम के तहत घर से बाहर निकाल दिया था। मुझे चाची जी से बात करनी चाहिए। मैं उन्हें बताऊंगी कि आखिर आपने ही तो मुझे घर से बाहर निकाला था। फिर उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब उन्हें बताऊंगी। वह धीरे से मुड़कर बंगले के पीछे हिस्से में चली आई थी। अंदर दाखिल होने का दूसरा रास्ता भी था। छोटे दरवाजे से अंदर दाखिल होते हुए उसे किसी ने नहीं देखा। बंगले में एक सन्नाटा सा छाया हुआ था। चाचा के कमरे में उसे उसी रास्ते से जाना था। रास्ते में कदम रखते ही कुछ दूर ही चल पाई थी जब अचानक वह चौंक कर पलटी। उसे अपने पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ था। उसका सब ठीक था। उसके पीछे सोहन खड़ा था। चेहरे पर मक्कारी भरी हंसी सजी हुई थी, आंखों में हमेशा वाली चमक लिए। उसने आगे बढ़कर अपना हाथ लीवा के होठों पर दबा दिया। देखो तो जरा कौन वापस आया है। पूरी रात घर से बाहर रंगरलियां मनाने के बाद आखिरकार तुम्हें घर का ख्याल आ ही गया। लीवा को उसकी पकड़ अपने जिस्म में सिहरन पैदा करती हुई महसूस हुई। उसकी आंखों में नमी उतरने लगी। उसने खुद को छुड़ाने के लिए जोर लगाया, मगर सोहन की पकड़ उसके ऊपर मजबूत होती चली गई। पापा तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या करेंगे। उन्हें साफ साफ कह दिया है कि अब अगर तुम घर आई तो तुम्हें सीधा गोली मार देंगे। वैसे तुम गई किसके साथ थी? हाँ, जो लेकर गया था वह छोड़ गया क्या? मेरे साथ तो नरमी दिखाते हुए तुम्हारी बड़ी जान जाती थी। बाहर अपना सब कुछ खुशी खुशी लुटा कर आई हो ना? वह उसके ऊपर झुकता हुआ वहसी अंदाज में कह रहा था। लीवा को अपनी सांसें रुकती हुई महसूस हुई। एक बार उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की थी। पिछले रास्ते से आना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित हुई थी। चाची के अलावा आखिर वह उस आदमी को कैसे भूल सकती थी जिसने हमेशा लीवा पर गंदी नज़र रखी थी। पिछले 4 सालों में कोई मौका ऐसा नहीं गया था जब सोहन ने गलीज नज़रों को उस पर डालना नहीं भूला था। वह हमेशा मौके की तलाश में रहता था। कब किस वक्त फ़ायदा उठा ले। कभी उसके हिप पर हाथ मारता, कभी उसके छाती पर, और कभी कोई जोर ज़बरदस्ती कर देता। नामालूम कैसे लीवा उसे भूल गई थी। एक झटके से उसने सोहन का हाथ अपने होठों से हटाया। मुझे छोड़ दो, नहीं तो मैं चाचा को सब कुछ बता दूंगी। मुझे जाने दो। उसने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर सोहन ने एक बार फिर उसे अपनी पकड़ में लेते हुए अपना हाथ सख्ती से उसके होठों पर जमा दिया। चिल्लाने की कोशिश मत करो। इन लोगों के लिए तुम वैसे भी गायब हो चुकी हो। थोड़ा सा फ़ायदा मुझे भी उठाने दो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? तुम जैसी लड़कियों के तो न जाने कितने बॉयफ्रेंड होते हैं जो आधी रात को घर से गायब हो जाती हैं। मुझे भी अपना बॉयफ्रेंड ही समझ लो। वह उसके ऊपर झुका था और लीवा के होठों से एक दिल दहला देने वाली चीख निकली, मगर वह किसी के कानों तक नहीं पहुंच सकी। उसके होठों पर दम घुट कर रह गई थी। वो बुरी तरह से फड़फड़ाई और उसी पल जैसे कोई चमत्कार हुआ हो, कोई उसकी मदद को आगे आया था। एक जोरदार आवाज़ आई और किसी ने सोहन के सिर पर वार किया था। एक जोरदार झटके के साथ सिर पर हाथ रखते हुए पलटा। लीवा ने धुंधलाई आंखों से उसे देखा। सोहन का हाथ खून से लाल हो रहा था। उसके पीछे कोई खड़ा था। 6 फुट से लंबा कद, वही कद काठी, वही बोल, वही आंखें। उसके हाथ में लोहे की कोई चीज़ थी जिसे उसने सोहन के सर पर वार किया था। सोहन चकराता हुआ जमीन पर गिर चुका था। उसकी आंखों में ऐसे शोले भड़क रहे थे। एक पल के लिए लीवा को अपनी आंखों पर बड़ा आश्चर्य हुआ। वह यहाँ कैसे आया था? लीवा को अपना दम घुटता हुआ महसूस हुआ।
आखिर वे आज़ाद क्यों नहीं हुई थी? एक कैद से दूसरी कैद, एक नर्क से दूसरा नर्क, आखिर ये सब उसकी किस्मत क्यों था? वह चकराते सिर को थामते हुए दीवार का सहारा लेने की कोशिश करने लगी। क्या हो रहा है यहाँ? कौन है? इस गंभीर आवाज़ पर लीवा ने बेबसी से अपनी आंखें मींच ली थी। मौत अब उसके सामने थी, ये चाचा की आवाज़ थी। अंश के हाथ में लोहे की रॉड थी और दुश्मन बिल्कुल सामने था। सिर उठाकर देखा तो उसका दुश्मन उसके सामने था। नफरत की एक लहर उसके अंदर जागी थी। वह यहाँ लीवा का पीछा करते हुए आया था। वह जानता था वह उसी के घर में जाएगी और वहीं रहेगी। उसकी तलाश के लिए ये उसके अपनों का घर था, जिन्हें वह बेवकूफ़ अपना समझती थी। वह उसके पीछे घर में दाखिल हुआ था ताकि उसे चुप वापस ले जा सके। इस बार सही मायनों में वह उसे किडनैप करना चाहता था, मगर अंदर सोहन के हाथों का उसका इस तरह बुरा हाल होते देखकर वह खुद को रोक नहीं पाया था। अब उस वक्त सोहन अधमरी हालत में ज़मीन पर पड़ा हुआ था। उसका खून फर्श पर बह रहा था और उसे मारने वाला अंश था। रणवीर ने एक तरसती और हैरान भरी निगाह उस मंजर पर डाली। तुम तो राम स्वरूप के बेटे हो ना? अखबार में बड़ा चर्चित रहता है तुम्हारा नाम। अपने बाप की मौत का बदला लेने के चक्कर में तुम मेरे घर में क्या कर रहे हो? वह परेशानी से बोलते हुए आगे बढ़ा था। उसकी निगाहें ज़मीन पर पड़े अपने गोद लिए इकलौते बेटे पर पड़ी। रणवीर के चेहरे के आसार बिल्कुल बदल गए। ये क्या किया तुमने? मेरे बेटे को जान से मारने की कोशिश की? मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। बदतमीज आदमी, जिस तरह तुम्हारे पिता की ली थी। मेरे घर में घुसकर मेरे ही बेटे पर हमला किया तुमने। वे गरजते हुए आगे बढ़े थे। सोहन अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिला था। ना ही उसके चेहरे पर कोई डर दिखाई दे रहा था। वैसे ही फर्श पर लेटा पड़ा था और अंश वहीं खड़ा था। फिलहाल लीवा की दुनिया अब बदलती हुई दिखाई दे रही थी। हाँ, मैं उसी का बेटा हूँ, उसी राम स्वरूप का बेटा हूँ, जिसके खून से तुम्हारे हाथ रंगे हुए हैं, और मैं उसी का बदला लेना चाहता हूँ। मैं तुम्हें उसी हाल में पहुँचाना चाहता हूँ जिसमें तुमने मेरे पिता को पहुँचाया, यानी तुम्हें भी उसी चिता की अग्नि में झोंक देना चाहता हूँ। आज किस्मत खुद मुझे यहाँ तक ले आई है। अपने हाथ में पड़ी लोहे की रोड जमीन पर फेंकते हुए वे 2 कदम चलकर रणवीर के सामने आकर खड़ा हो गया। रणवीर के चेहरे पर साफ घबराहट नजर आ रही थी। उस आदमी से वो कब से बदला लेना चाहता था। अंश उससे उम्र में आधा था, लेकिन कारोबार में उसने रणवीर को नाच नचा रखा था। रणवीर को अपनी आंखों में अपनी हार दिखाई दे रही थी। इतनी दिलेरी के साथ उसके घर में खड़ा होकर उसे ही धमका रहा था। ये मेरा घर है और इस वक्त तुम मेरे घर के अंदर खड़े हो। उसके आवाज़ पर सारे नौकर दौड़ते हुए आ गए। उसने चिल्लाते हुए कहा, और तू कब मरेगा? तुझे तो खुद पता नहीं चलेगा, लेकिन इतना इंतजार कौन करे? रणवीर ने गुस्से भरी मुस्कुराहट के साथ अचानक अपने कोट की जेब में हाथ डाला था। लीवा की भी आश्चर्य से आंखें फैली जा रही थी। उसका चाचा गन हमेशा अपने पास रखता था और इस वक्त उसने वही गन बाहर निकाल ली थी। बेकाबू वो जमीन से उठी। नहीं चाचा, वह नहीं जानती थी कि वह सोहन और अपने चाचा के बीच क्यों आ गई। क्यों उसने उस आदमी को बचा लिया? उसने उसे कैद किया था। वह तो भागकर यहाँ आई थी, तो फिर उसकी जान बचाने के लिए उसने कोशिश क्यों नहीं की? रणवीर की पिस्तौल से गोली निकली थी। उसका निशाना अंश था, मगर बीच में आने वाली लीवा ने वह गोली का जख्म खुद पर झेल लिया था। गोली उसके बाजुओं में लगी थी। एक चीख उसके होठों से निकली। सफ़ेद शर्ट खून से रंग गई थी। उसकी आंखें बंद होती गई। लड़खड़ाकर गिरते हुए उसने देखा था कि उसका चाचा अंश की तरफ लपका था, लेकिन वह किस तरह उसके पास आया था उसे याद नहीं रहा। रणवीर ने वापस अपने कोट की जेब में गन डाल ली। जमीन पर पड़े अपने बेटे की तरफ देखा। वह ऐसा मौका था जब किसी को किसी का होश नहीं था। शायद कयामत ही खड़ी थी। उसे बाजुओं में उठाते हुए अंश घर की पिछली तरफ से भागा था और रणवीर नौकरों की फौज को बुलाते हुए सोहन का चेहरा थपथपा रहा था। वह अपने बेटे को बचाना चाहता था और अंश लीवा को, जिसकी उसके लिए कोई अहमियत नहीं होनी चाहिए थी, मगर उसके बावजूद वह उसकी जान के लिए फिक्र में पड़ा था। उसका खून बह रहा था। उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। कैसा इंतकाम, कहाँ का इंतकाम, वो सब कुछ भूल चुका था। अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर लीवा को लिटाते हुए उसने पूरी ताकत से गाड़ी अस्पताल की तरफ बढ़ा दी थी। क्यों आई थी तुम मेरे रास्ते में? तुमने मुझे बचाया। तुम्हारे चाचा कभी मुझ पर गोली नहीं चला सकते थे। वह सिर्फ मुझे धमकाना चाहते थे। वे जानते थे मेरी मौत हो जाने पर उन्हें किन किन लोगों को जवाब देना पड़ेगा। स्टीयरिंग व्हील पर मुक्का मारते हुए वह होठों में बड़बड़ा रहा था।
लीवा को गोली लगना सीधा पुलिस केस था। सोहन को भी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया था। लीवा को अंश हॉस्पिटल ले आया था। अगर अंश उसके पास ना होता तो कभी इतनी आसानी से उसको ट्रीटमेंट ना मिलती। कुछ घंटों में ही उसके बाजुओं से गोली निकाल ली गई थी। उसे खतरे से बाहर कर दिया गया था। आईसीयू के बाहर टहलते हुए अंश ने महसूस किया कि उसके जिस्म में सुकून फैल रहा था। क्या हो गया मुझे? आखिर क्यों मैं उस लड़की के लिए इतना सोच रहा हूँ? कौन है वो? मैं उसे किडनैप करके लाया था। मैं उसके जरिए रणवीर से बदला लेना चाहता था, अपने पिता की मौत का बदला। और मैं क्या कर रहा हूँ? उल्टा उसे बचाता फिर रहा हूँ। वह बेबसी के आखिरी स्टेज पर था। वह अस्पताल में ही मौजूद था जब उसे अपने एक करीबी आदमी का फ़ोन आया था। रणवीर प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी कर रहा है। वह अब अपने भाई की लड़की के किडनैपिंग और उसका कत्ल करने के इल्ज़ाम लगाने वाला है। आपकी साख को शायद नुकसान पहुंचेगा। ये आदमी इज्जत के लायक नहीं है। उसके साथ वही होना चाहिए जो हम सब आपसे लंबे समय से कह रहे हैं। आपने अपने आदमी की बात सुनकर अंश ने अपने होंठ भींच लिए थे। फैसला करने का वक्त आ चुका था। उसने लीवा को सुरक्षित बाहर अपने घर पहुंचाने का हुक्म देते हुए अपनी बाकी बातें पूरी की थी। रणवीर और उसके रिश्तेदारों को वह सबक सिखाओ जो इतने सालों से सिर्फ खून चाहता था, मगर हमेशा मेरी परवरिश बीच में आ जाती थी। अब देखना दुश्मन का इंतकाम कैसा होता है। रणवीर के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले ही उसके खिलाफ सारे केस खुलवाए गए थे। वे फ्रॉड था। रामस्वरूप के कत्ल का मुकदमा भी दोबारा से खुलवाया गया था। अंश ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल किया था और रणवीर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी। मगर वह एक बात भूल गया था। अंश नए जमाने का नया खून था और नई प्रगति का खिलाड़ी भी था, और उसके पास दिमाग भी था, अक्ल थी। रणवीर को कानूनी जांच पड़ताल में फंसाकर अंश ने हर उस डील में दखल दे दिया था जो रणवीर की कंपनियां कर रही थी, और सिर्फ 2 दिन में ही वह रणवीर को पाई पाई का मोहताज बना चुका था। वह विदेश में जाना माना बिजनेसमैन था। उसके लिए ये सब करना नामुमकिन नहीं था। जिस वक्त पुलिस हथकड़ियाँ लगाकर रणवीर और उसके बेटे सोहन को गिरफ्तार करके ले गई थी, बंगले में कोहराम मच गया था। दाईं तरफ ऊंची ऊंची आवाज़ में लीवा को उसकी चाची और उसकी बहन बहुत बुरी तरह से शराब दे रही थी, जिसके आशिक ने ये सब कुछ किया था। दूर अपनी गाड़ी में सुकून से बैठे अंश ने ये मंजर देखा। ये सब कुछ मुझे बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। पता नहीं मैंने इतना इंतज़ार क्यों किया। अपनी गाड़ी का मुंह अपने घर की तरफ मोड़ते हुए उसने एक फैसला कर लिया था कि अब वो ये देश ही छोड़ देगा। उसने तय कर लिया था कि रणवीर के अंदर ग्राउंड संबंध बहुत मजबूत हैं। वह अपनी अक्ल का इस्तेमाल कर जेल से बाहर आ जाएगा, अपने पैरों पर दोबारा खड़े होने की कोशिश करेगा, और वह अपने घर वालों को और ज़्यादा उसके जुल्म का निशाना बनते नहीं देख सकता था। मैं अपने घर वालों के बारे में सोच रहा हूँ। माँ तो पहले भी इस शहर में रहती थी। मैंने कभी अपनी फिक्र नहीं की जितनी मुझे अब हो रही है। अब वो अपने पिता से सवाल कर रहा था। जवाब उसे मिल गया था। उसे लीवा की फिक्र थी, जैसे उसे अपनी ज़िंदगी में शामिल करने का फैसला कर चुका था। उसकी आंखें खुली तो वह खूबसूरत कमरे में आराम कर रही थी। सफ़ेद बेडशीट, महंगा फर्नीचर। गहरी सांस लेते हुए वह उठकर बैठी। बाएं बाजू के ऊपर उसे गोली लगी हुई थी। शायद उसका बाजू फ्रैक्चर हुआ था। एक झटके के साथ यादें उसके दिमाग में ताज़ा हो गईं। मैं कहाँ हूँ? किसके घर में हूँ? क्या चाची ने मुझे माफ़ कर दिया? बड़ी मुश्किल से ज़मीन पर कदम रखते हुए उठ खड़ी हुई थी जब कमरे में उर्मिला देवी दाखिल हुई। भगवान की कृपा है, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है। पूरे 1 हफ्ते के बाद होश में आ रही हो। चोट तो ज़्यादा नहीं थी, दिमागी सदमे का असर था जिसकी वजह से तुम बेहोश हो गई थी और होश में नहीं आ रही थी। वह प्यार से कहती हुई उसके पास आकर बैठ गई थी। पहचाना? अरे मुझे ठीक से देखो, अंश की माँ हूँ। तुम इस वक्त हमारे घर पर हो। वह प्यार से बोली थी। लीवा ने अपना मुंह मोड़ लिया और तभी दरवाज़ा खुला और वह कमरे में दाखिल होते हुए दिखा था। देखो, अंश भी आ गया। लंबी उम्र है तुम्हारी बेटे। मैं वैसे तुम्हारे ही बारे में बात कर रही थी। उर्मिला देवी ने बड़े प्यार से उसके सर पर हाथ फेरा था। वह चुपचाप खड़ा रहा। अब कैसी है तबीयत? वह धीरे से लीवा के सामने आया और उसने पूछा। लीवा ने मुंह मोड़कर उसे देखा। उसके चेहरे पर आज एक नया सा असर दिखाई दे रहा था, लेकिन वह उसका क्या लगता था? कुछ भी तो नहीं, जिसके लिए उसने अपने बाजुओं पर गोली खा ली थी। मुझे किसी अनाथ आश्रम में छोड़ाओ या किसी भी जगह पर छोड़ दो। मैं एक बेसहारा लड़की हूँ। मैं आप लोगों पर और ज़्यादा बोझ नहीं बनना चाहती। मेरे चाचा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। मेरे माँ बाप जिंदा नहीं हैं।
मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। बोलते बोलते उसकी आवाज़ बैठ गई थी। उर्मिला देवी ने एक नज़र अंश की तरफ देखा था और चुपचाप बाहर निकल गई थी। कुछ फैसले उन दोनों को खुद ही करने थे, ये बात उर्मिला देवी जानती थी। वह धीरे से उसके सामने बैठ गई, उसके गोद में धरे सिर को अपने सफ़ेद हाथों से सहलाने लगी। अंश ने धीरे से उसका हाथ अपने हाथों में ले लिया। तुमने ये क्यों सोच लिया कि अब तुम्हारा कोई घर नहीं है? जिस वक्त तुमने मेरे हिस्से की गोली अपने ऊपर खाई थी, क्या उसी वक्त तय नहीं हो गया था कि मैं और तुम एक दूसरे के क्या लगते हैं? सोहन और उसका बाप अपने अंजाम को पहुंच चुके हैं और कई साल उन्हें जेल में बिताने पड़ेंगे। इससे पहले वह जेल से बाहर नहीं आ सकता और मुझे पता है अब वो इस देश में नहीं रहेगा। मैं अपना कारोबार अब अपने देश में शिफ्ट कर रहा हूँ और ज़्यादा किसी को खोना नहीं चाहता, वह धीरे से बोला था। लीवा ने आंसू भरी आंखें उठाकर उसे देखा। क्यों इतना अपनापन लगता है और आपकी मौजूदगी में खुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। कौन से अपने हैं जिन्हें आप खोना नहीं चाहते? वह बेकाबू होकर बोली थी। अंश के होठों पर मुस्कुराहट आ गई थी। पहले माँ और मेरी होने वाली पत्नी जो मेरे सामने बैठी है, क्या मुझसे शादी करोगी? मना मत करना प्लीज़। अब तो हम दोनों का एक खास गहरा रिश्ता भी बन गया है, उसने उसके बाजुओं के चोट की तरफ इशारा करते हुए शरारत से कहा था। लीवा ने बड़ी मुश्किल से अपनी मुस्कुराहट छुपाई। बेशक उसका दिल दुखी था, वह अपने दिए हुए जख्मों के अंदर चूर चूर हो चुकी थी, मगर उसे अंश अच्छा लगता था जो उसे बचाने वहां तक चला गया था जहां उसकी जान को खतरा भी था और फिर उसे बचाकर ले भी आया था। जरूर मैं आपसे शादी करूंगी, लेकिन दोबारा कभी मुझे किडनैप करने की कोशिश मत करना, वह जैसे उसे याद दिलाते हुए बोली थी। अंश ने सिर हिलाकर हंस दिया। मैं तुम्हें जिंदगी भर के लिए अपने पास कैद कर लूँगा, फिर ज़रूरत नहीं रहेगी। उसकी बात पर वह बेकाबू मुस्कुरा उठी और जैसे दूर तक फूल ही फूल खिल गए थे। लीवा ने मुस्कुराकर पूछा, आखिर मेरे चाचा से आपके पिता की क्या दुश्मनी थी और क्या कारण था? तब उर्मिला देवी ने जो बात बताया, सबके होश उड़ा गए थे। उर्मिला देवी ने बताया कि सोहन की माँ कमला देवी एक बहुत ही खूबसूरत औरत थी। उन्होंने बंसी नाम के आदमी से लव मैरिज की थी। बंसी रणवीर के कंपनी में ही काम करता था। रणवीर की नज़र कमला देवी पर पड़ गई थी। रणवीर किसी भी हद तक कमला देवी को पाना चाहता था, लेकिन उसे पता था उसके बीच में कांटा बंसी है। बंसी से कमला देवी बेहद मोहब्बत करती थी। एक दिन रणवीर ने अपनी ब्रेक फेल गाड़ी बंसी के हाथ में पकड़ा दी थी। उस गाड़ी ने बंसी की जान ले ली, लेकिन ये बात कोई साबित नहीं कर पाया। इसे एक हादसे के नाम देकर छोड़ दिया गया था। रणवीर ने कमला देवी को पाने के लिए एड़ी से चोटी तक की जोड़ लगा ली थी, लेकिन वह उन्हें हासिल नहीं कर पाया। एक रात जब कमला देवी और सोहन घर पर अकेले थे, रणवीर चुपके से उनके घर पहुंच गया था। उसने कमला देवी को बेहोश किया और उनके जिस्म से वह सब हासिल कर लिया जो उसे चाहिए था। जब कमला देवी होश में आई तो रणवीर ने झूठा डरामा कर उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना शुरू कर दिया और कमला देवी भी उसे अपना सब कुछ समझने लगी थी। लेकिन एक रात कमला देवी ने अपने घर की सीसीटीवी फुटेज खोली और सारी सच्चाई जान गई और उन्होंने राम स्वरूप को फ़ोन किया और सब कुछ बता दिया। राम स्वरूप को भाई जैसा मानती थी। जब राम स्वरूप वहां पहुंच रहे थे, रास्ते में ही रणवीर ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, जबकि उनका बेटा उसी गाड़ी में था। उस वक्त अंश की उम्र 8 साल थी और सोहन की उम्र 3 साल। सोहन रणवीर को बहुत चाहने लगा था। रणवीर भी उसे अपने बेटे जैसा प्यार करता था। रणवीर राम स्वरूप पर हमला करवाकर कमला देवी के घर पहुंचा था, लेकिन तब तक कमला देवी ने अपनी जान खुद ले चुकी थी। रणवीर ने सोहन को गले से लगा लिया और उसे अपने घर ले आया। उसे अपनी बेटियों से भी ज़्यादा प्यार देने लगा। लेकिन सोहन की माँ कमला देवी की मौत की वजह भी रणवीर ही था। जब सोहन जेल से बाहर निकला तो सारी सच्चाई जानकर उसने रणवीर का घर छोड़ दिया। उसने अंश और लीवा से भी माफ़ी मांगी थी और अंश ने अपने चचेरी बहन से सोहन की शादी करवा दी थी। उसके बाद अंश ने लीवा से शादी कर ली थी। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।